नमस्कार और इस विशेष चर्चा सत्र में स्वागत है। आज हम इतिहास के कुछ पन्नों को पलट रहे हैं और खास तौर पर राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इन गुमनाम सी लगने वाली लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बस्तियों पर रोशनी डालते हैं। ये सिर्फ हड़प्पा या सिंधु घाटी की कहानी नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं पुरानी और शायद अलग कहानियों को समेटे हुए हैं। बिल्कुल। हमारे सामने हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पीडीएफ दस्तावेज के कुछ हिस्से हैं और ये राजस्थान के कई पुरातात्विक खजानों का जिक्र करते हैं, जैसे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट और कई और भी छोटी बड़ी बस्तियां। ये हमें बताते हैं कि इन जगहों पर क्या मिला, कैसे खुदाई हुई और ये अवशेष क्या कहानी कहते हैं। तो हमारा इरादा इन स्रोतों से मिली जानकारी को सिर्फ दोहराना नहीं है, बल्कि उसके मायने समझना है। इन जगहों की क्या खासियत थी, वहाँ लोग कैसे रहते थे, उनकी तकनीक, उनका समाज, उनकी कला, ये सब हमें उस जमाने के बारे में क्या सिखाते हैं। चलिए इन दिलचस्प जानकारियों को थोड़ा कुरेदते हैं, जो अक्सर इतिहास की किताबों में शायद उतनी गहराई से नहीं मिलती। हाँ, ये एक तरह से समय में पीछे जाकर उन समाजों के विकास को, उनके आपसी संबंधों को और उनकी पूरी विरासत को समझने की कोशिश है। ये सिर्फ खंडर नहीं है, ये एक जीवंत संस्कृतियों के निशान है। तो फिर देर किस बात की, चलिए राजस्थान की इस प्राचीन धरती के रहस्यों को खोलना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हनुमानगढ़ जिले की कालीबंगा से। दस्तावेज कहता है कि इतिहासकार दशरथ शर्मा ने इसे सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी तक कहा है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है, काली चूड़ियां, क्योंकि यहाँ खुदाई में काले रंग की चूड़ियों के बहुत सारे टुकड़े मिले हैं। हाँ, घग्घर नदी के किनारे बसा स्थल वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और फिर 1961 से 69 के बीच बीवी लाल और बीके थापर जैसे बड़े पुरातत्वविदों ने यहाँ विस्तार से खुदाई करवाई। यहाँ की सबसे प्रभावशाली बात है नगर नियोजन। नगर नियोजन मतलब शहर की बनावट। हाँ, शहर एक व्यवस्थित योजना के तहत बसाया गया था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे हम ऑक्सफोर्ड या ग्रिड पैटर्न कहते हैं ना, बिल्कुल वैसा। शहर दो हिस्सों में बटा था, एक ऊंचा पश्चिमी टीला जो शायद दुर्ग या घड़ी रहा होगा, अच्छा, और एक निचला पूर्वी टीला जहां आम लोग रहते होंगे। और खास बात ये कि दोनों ही टीले अलग अलग सुरक्षा दीवारों से घिरे थे। दोनों टीले? जी। ये तो सुरक्षा का काफी ध्यान रखते थे। और यहाँ की एक खोज तो दुनिया भर में मशहूर है, जुते हुए खेत के साक्ष्य। दस्तावेज बताता है कि ये दुनिया में सबसे पुराने जुते हुए खेतों के प्रमाण हैं। ये तो कृषि के इतिहास के लिए बहुत बड़ी बात हुई। निश्चित रूप से इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग खेती की उन्नत तकनीक जानते थे। और एक और चौंकाने वाली खोज है, एक मानव खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं। 6 छेद खोपड़ी में? जी। पुरातत्ववेत्ता इसे शल्य चिकित्सा, संभवतः ट्रेपनेशन का प्राचीनतम उदाहरण मानते हैं। सोचिए, उस जमाने में भी इस तरह के प्रयास होते थे। कमाल है। लेकिन एक तरफ इतनी उन्नत बातें, दूसरी तरफ दस्तावेज ये भी कहता है कि यहाँ के ज्यादातर घर कच्ची ईंटों के बने थे, जिन्हें धूप में सुखाया जाता था। शायद इसीलिए इसे दीनहीन बस्ती भी कहा गया। क्या मतलब है इसका? कोई कमी थी? ये एक दिलचस्प सवाल है। हो सकता है पक्की ईंटों का प्रयोग सीमित रहा हो, शायद सिर्फ महत्वपूर्ण इमारतों या दुर्ग के लिए। कच्ची ईंटों का प्रयोग स्थानीय उपलब्धता और जलवायु के हिसाब से भी हो सकता है। इसे पूरी तरह दीनहीन कहना शायद थोड़ी अतिशयोक्ति हो, पर हाँ, ये सिंधु घाटी के अन्य समृद्ध शहरों जैसे मोहनजोदड़ो या हड़प्पा से कुछ अलग जरूर था। अच्छा। यहाँ मिली लिपि भी अनोखी है, दाएं से बाएं लिखी जाने वाली भाव चित्रात्मक लिपि, जिसे अभी तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। ओह, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी? जी नहीं। और धार्मिक जीवन के संकेत के रूप में यहाँ से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, जो यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठानों की ओर इशारा करती हैं। और इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ? दस्तावेज में सूखे और नदी के मार्ग बदलने का जिक्र है। हाँ, कई विद्वान यही मानते हैं कि घग्घर नदी, जो शायद प्राचीन सरस्वती थी, उसके सूख जाने या रास्ता बदलने और जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ की सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई। कांसे का प्रयोग काफी होता था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। भवनों की छतें लकड़ी और मिट्टी से बनती थीं। यहाँ के महत्व को देखते हुए 1985-86 में एक संग्रहालय भी स्थापित किया गया है, जहाँ यहाँ से मिली चीजों को देखा जा सकता है। और एक बात और,
स्वतंत्रता के बाद भारत में उत्खनित होने वाला ये पहला हड़प्पा स्थल था। ये भी इसकी एक पहचान है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। चलिए, कालीबंगा की व्यवस्थित नगर योजना और कृषि के प्रमाणों से आगे बढ़कर अब उदयपुर के पास आहड़ चलते हैं। इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है, यानी तांबे का शहर, और स्थानीय लोग इसे धूलकोट कहते हैं। ये बेड़च या आयर नदी के किनारे है। नाम से ही जाहिर है कि यहाँ तांबे का कुछ खास महत्व रहा होगा। बिल्कुल सही पकड़ा। आहड़ का नाम ताम्रवती एकदम सार्थक है। यहाँ खुदाई में तांबा गलाने की भट्टियां और बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। यह इस क्षेत्र में ताम्रपाषाण संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था, जो लगभग 4000 साल पहले फली फूली। यहाँ बस्तियों के 8 स्तर मिले हैं। 8 स्तर? हाँ, जिसका मतलब है कि ये जगह बार बार बसी और उजड़ी, जो एक लंबे समय तक इसके आबाद रहने का प्रमाण है। और यहाँ की मिट्टी के बर्तन भी खास बताए जाते हैं, काले और लाल रंग के, जिन्हें उल्टी तपाई विधि से पकाया जाता था। ये विधि क्या होती है? उल्टी तपाई विधि में बर्तनों को पकाते समय उनका मुंह नीचे की ओर रखा जाता है। इससे अंदर का हिस्सा काला और बाहर का हिस्सा लाल रह जाता है। ये आहड़ संस्कृति के मृद भांडों की एक विशिष्ट पहचान है। यहाँ अनाज रखने के बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गौरे या कोठे कहते थे। इससे पता चलता है कि कृषि उपज यहाँ अच्छी होती होगी और उसे सहेज कर रखा जाता था। और घरों के अंदर झांकें तो दस्तावेज एक दिलचस्प बात बताता है। एक ही घर में 5-6 चूल्हों का मिलना। क्या इसका मतलब है कि यहाँ बड़े संयुक्त परिवार रहते थे, या शायद कोई सामुदायिक रसोई जैसी व्यवस्था थी? ये बहुत संभव है कि ये संयुक्त परिवार प्रथा का संकेत हो, जहाँ एक ही छत के नीचे कई छोटे परिवार या पीढ़ियां साथ रहती थीं और रसोई साझा होती थी। ये उस समय की सामाजिक संरचना पर रोशनी डालता है। एक और हैरान करने वाली चीज मिली है, बिना हत्थे वाले छोटे जलपात्र। बिना हत्थे लाले? जी, और बनावट में बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ईरान और बलूचिस्तान में पाए गए हैं। ये आहड़ के पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक या सांस्कृतिक संबंधों का पुख्ता सबूत है। अरे वाह! मतलब ये लोग सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि दूरदराज के इलाकों से भी जुड़े हुए थे। और बनासियन बुल का भी जिक्र है। टेराकोटा की बैल की मूर्तियां, क्या इनका कोई धार्मिक महत्व था? हाँ, ये वृषभ या बैल की आकृतियां, जिन्हें बनासियन बुल कहा गया है, संभवतः धार्मिक आस्था या कर्मकांडों से जुड़ी थी। बैल कृषि और शक्ति का प्रतीक रहा है ना। बाहरी संपर्कों का एक और प्रमाण यहाँ मिली तांबे की 6 मुद्राएं और 3 मोहरें हैं। एक मुद्रा पर त्रिशूल का चिन्ह है, जबकि दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो का चित्र बना है। अपोलो का यूनानी देवता? हाँ, जिसमें वे तीर तरकश लिए हुए हैं। यह यूनानी दुनिया के साथ संपर्क का स्पष्ट संकेत है। ये तो वाकई दूर के कनेक्शन की बात हो गई। और यहाँ मृतकों के साथ क्या व्यवहार होता था? यहाँ मृतकों को कपड़ों और आभूषणों सहित दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर दिशा की ओर रखा जाता था। क्योंकि ये स्थल एक ऊंचे टीले पर बसा था, जहाँ क्रमिक बस्तियों के अवशेष मिले, इसे मृतकों के टीलों की सभ्यता भी कहा जाने लगा। आहड़ संस्कृति सिर्फ यही तक सीमित नहीं थी। इसके अन्य केंद्र राजसमंद में गिलुंड, उदयपुर में ही बालाथल और भीलवाड़ा में ओझियाना भी थे। तो आहड़ तांबे के इस्तेमाल और बाहरी संपर्कों के लिए जाना गया। अब अगर तांबे की बात हो ही रही है, तो सीकर जिले में गणेश्वर का जिक्र करना जरूरी है। दस्तावेज इसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहता है। ये तो बहुत बड़ा दावा है, ऐसा क्यों? गणेश्वर, जो कांतली नदी के उद्गम स्थल पर है, वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि यह स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े सिंधु घाटी शहरों को तांबे की आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत था। यहाँ से मिले तांबे के उपकरणों जैसे तीर की नोक, मछली पकड़ने के कांटे, छेनियां, कुल्हाड़ियां, इनकी जांच करने पर पता चला कि उनमें 99% तक शुद्ध तांबा है। 99% शुद्ध तांबा? मतलब ये सीधे खानों से निकालकर उपकरण बनाते थे, शायद बिना किसी मिलावट के? बिल्कुल ऐसा ही लगता है। इतनी शुद्धता बताती है कि ये लोग तांबा निकालने और शायद उसे परिष्कृत करने में माहिर थे। और बदले में इन्हें क्या मिलता होगा? हड़प्पा जैसे शहरों से अनाज? बिल्कुल, ये एक तरह का वस्तु विनिमय रहा होगा। गणेश्वर के लोग तांबा देते थे और बदले में शायद अनाज या अन्य जरूरी वस्तुएं प्राप्त करते थे। इसी वजह से इसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तांबे की वस्तुओं का बड़ा भंडार मिला है। यहाँ की एक और खासियत है
छल्लेदार मिट्टी के बर्तन, जिसे रिंग पॉटरी कहते हैं। अच्छा, छल्लेदार बर्तन। हाँ, जो दस्तावेज के अनुसार केवल यही मिले हैं। और यहाँ के निर्माण में भी कुछ अलग था, पत्थर वगैरह। हाँ, कालीबंगा में जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग था, वहीं गणेश्वर में मकान बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग किया जाता था। शायद ये स्थानीय रूप से पत्थर की आसान उपलब्धता के कारण था। इतना ही नहीं, बाढ़ से बचाव के लिए पत्थरों के बांध बनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। पत्थर के बांध उस जमाने में? जी, जो उस समय की इंजीनियरिंग समझ को दर्शाता है। यहाँ के मिट्टी के बर्तन गेरुए रंग के हैं, जिन्हें कपिशवर्णी मृदपात्र कहा जाता है। यहाँ के बारे में दस्तावेज कहता है कि यह ताम्र पाषाण और लौह युग दोनों संस्कृतियों का संगम स्थल है। ये कैसे संभव हुआ? बालाथल की खुदाई में ऐसे स्तर मिले हैं जहां पहले ताम्र पाषाण युग यानी तांबे और पत्थर के औजारों का युग, उसके अवशेष हैं, और उसके ऊपर के स्तरों में लौह युग, जब लोहे का प्रयोग शुरू हो गया, उसके प्रमाण मिलते हैं। ये दिखाता है कि यहाँ मानव बसावट लंबे समय तक रही और समय के साथ तकनीकी बदलाव भी आया। यहाँ से मिट्टी की बनी सांड की आकृतियां मिली हैं जो शायद आहड़ के बनासियन बुल की तरह ही धार्मिक महत्व रखती होंगी। और यहाँ से बुने हुए कपड़े का टुकड़ा भी मिला है। बैराठ के अलावा ये दूसरी ऐसी जगह है, इसका क्या महत्व है? बुने हुए कपड़े का मिलना ये साबित करता है कि यहाँ के लोग कपास उगाना और उससे कपड़ा बुनना जानते थे। ये वस्त्र उद्योग के प्राचीनतम प्रमाणों में से एक है भारत में। इसके अलावा यहाँ से तांबे के सिक्के मिले हैं जिन पर हाथी और चंद्रमा की आकृतियां बनी हैं, और लौह युग के प्रमाण के तौर पर लोहा गलाने की 5 भट्टियां मिली हैं। 5 भट्टियां? हाँ, ये इस क्षेत्र में लौह तकनीक के आगमन और विकास का महत्वपूर्ण सबूत है। लेकिन बालाथल की सबसे चौंकाने वाली खोज तो शायद वो 4000 साल पुराना कंकाल है, जिसे भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना प्रमाण माना जा रहा है। हाँ, ये खोज चिकित्सा इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि कुष्ठ रोग जैसी बीमारियां कितनी प्राचीन हैं। यहाँ एक और अनोखी बात मिली, योगी मुद्रा में एक शवाधान। योगी मुद्रा में? जी, ये उस समय की किसी विशेष धार्मिक या सामाजिक प्रथा की ओर संकेत करता है। कुष्ठ रोग का प्रमाण, योगी मुद्रा में शवाधान। बालाथल तो कई रहस्य समेटे हुए हैं। अब रुक करते हैं जयपुर के पास बैराठ का। इसका प्राचीन नाम विराट नगर था, जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। दस्तावेज कहता है कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन से लेकर मौर्य और मध्यकाल तक के अवशेष मिलते हैं। मतलब ये एक लंबे समय तक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। बैराठ वाकई एक ऐतिहासिक खजाना है। यहाँ की खोज दयाराम साहनी ने की थी। एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भीम डूंगरी, बिजेक डूंगरी जैसी पहाड़ियों पर बहुत सारे शैल चित्र, मतलब रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। अच्छा, शैल चित्र भी? जी, जिनमें मानव आकृतियां, पशु पक्षी आदि बने हैं। इसी वजह से इसे प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा गया है। ये दिखाता है कि प्रागैतिहासिक काल में भी यहाँ मानव गतिविधि का केंद्र रहा होगा। और मौर्य काल के क्या प्रमाण मिले हैं? अशोक का जिक्र भी है। हाँ, बीजक की पहाड़ी से मौर्य सम्राट अशोक का प्रसिद्ध भाब्रू शिलालेख मिला है। यह शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अशोक खुद को मगध का राजा बताता है और बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था प्रकट करता है। ओह, इसी में? जी, इससे अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने की पुष्टि होती है। यहाँ से ब्राह्मी लिपि में लिखे अक्षर भी मिले हैं। इमारतों की बात करें तो ईंटों से बने गोलाकार बौद्ध मंदिर और बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं, जो इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव को दर्शाते हैं। बौद्ध धर्म के अलावा क्या व्यापार और अर्थव्यवस्था के भी संकेत हैं? सिक्कों का जिक्र था शायद। बिल्कुल, बैराठ जरूर किसी व्यापारिक मार्ग पर स्थित रहा होगा। यहाँ से बड़ी संख्या में चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं। पंचमार्क सिक्के? हाँ, जो भारत की प्राचीनतम मुद्राओं में से हैं। साथ ही 36 इंडो ग्रीक मतलब हिंद यूनानी शासकों की मुद्राएं भी मिली हैं, जिनमें 16 सिक्के तो प्रसिद्ध राजा मिनेंडर के हैं। मिनेंडर के? वाह! यह यूनानियों के साथ संपर्क और व्यापार का स्पष्ट प्रमाण है। यहाँ से एक खास तरह के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जिन्हें चित्रित स्लेटी मृदभांड कहते हैं, पेंटेड ग्रेवेयर या पीजीडब्ल्यू। इन पर स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र जैसे चिन्ह बने हैं। पीजीडब्ल्यू को अक्सर महाभारत काल और उसके बाद के काल से जोड़ा जाता है। और बालाथल की तरह यहाँ भी कपड़े का टुकड़ा मिला है? हाँ, यहाँ भी हाथ से बुने हुए सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है, जो एक मिट्टी के बर्तन में चांदी के सिक्कों के साथ रखा था। यह फिर से वस्त्र कला का प्रमाण है। दुर्भाग्य से माना जाता है कि हूण आक्रमणकारी मेहरकुल ने बैराठ को काफी नुकसान पहुंचाया और इसे नष्ट कर दिया। ओह, तो कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराठ, ये तो बड़े और महत्वपूर्ण स्थल हो गए,
लेकिन दस्तावेज में कुछ और जगहों का भी जिक्र है। क्या हम उन पर भी संक्षेप में बात कर सकते हैं ताकि राजस्थान की प्राचीन तस्वीर और पूरी हो सके? अवश्य। इन बड़े केंद्रों के अलावा भी पूरे राजस्थान में छोटी बड़ी कई बस्तियां थी जो इस कहानी को और समृद्ध बनाती हैं। जैसे हनुमानगढ़ में ही रंग महल है, जहां खुदाई में कुषाण और गुप्त काल से पहले के अवशेष मिले हैं। यहाँ के लाल बर्तन और उन पर काले रंग के डिजाइन खास हैं। एक गुरु शिष्य की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। और भीलवाड़ा का बागोर, इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा गया है। बाघोर कोठारी नदी के किनारे मध्य पाषाण काल का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पत्थर के बहुत छोटे औजार माइक्रोलिथ्स मिले हैं। यहाँ से कृषि और पशुपालन के शुरुआती साक्ष्य मिले हैं, जिसमें 14 प्रकार की कृषि का जिक्र है। 14 प्रकार की? जी, ये दिखाता है कि कैसे शिकारी संग्राहक जीवन से लोग धीरे धीरे कृषि की ओर बढ़ रहे थे। इसीलिए इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं। टोंक जिले में रैड़ का नाम भी आता है, जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा गया। ऐसा क्यों? रैल ढेल नदी के किनारे स्थित था। यहाँ लोहे के औजारों और उपकरणों का इतना विशाल भंडार मिला है कि इसकी तुलना आधुनिक टाटानगर से की गई है। साथ ही यहाँ से एशिया में एक ही स्थान पर मिला सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार प्राप्त हुआ है, जिसमें चांदी के पंचमार्क सिक्के और अन्य मुद्राएं शामिल हैं। ये उस समय की विकसित लौह तकनीक और व्यापारिक समृद्धि का प्रतीक है। लोहा गलाने की बात चली है तो झुंझुनू में सुनारी का भी जिक्र है। हाँ, सुनारी में कांतली नदी पर लोहे बनाने की प्राचीनतम भट्टियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां भी मिली हैं, जो धार्मिक आस्थाओं का संकेत देती हैं। इसी तरह भरतपुर में नोह, रूपारेल नदी के पास, वहां से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष और एक विशालकाय यक्ष प्रतिमा जाख बाबा की मूर्ति मिली है। अच्छा, जाख बाबा जी, जो शुंग कुषाण काल की मानी जाती है। राजसमंद में गिलूंड आहड़ संस्कृति का ही विस्तार था, जहां खास तरह के चित्रित बर्तन मिले। जयपुर के पास कोटपुतली में जोधपुरा, साबी नदी के पास, वहां से भी लोहे के उपकरण बनाने की भट्टियां मिली हैं। और उदयपुर में इसवाल तो एक प्राचीन औद्योगिक बस्ती ही थी। औद्योगिक बस्ती? हाँ, जहां मौर्य और कुषाण काल में बड़े पैमाने पर लोहा गलाने का काम होता था। वाह, तो ये सिर्फ कुछ बिखरे हुए स्थल नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क था लगता है। कहीं तांबा निकल रहा है, कहीं लोहा गलाया जा रहा है, कहीं व्यापार फल फूल रहा है, कहीं कृषि हो रही है। इन सबको एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? बिल्कुल। पहली बात तो ये कि राजस्थान में मानव सभ्यता का इतिहास बहुत लंबा और निरंतर है, पाषाण युग से लेकर लौह युग और ऐतिहासिक काल तक। दूसरी, तकनीकी विकास साफ दिखता है, पत्थर से तांबे तक, फिर लोहे तक का सफर। हाँ। हमने कालीबंगा में नगर नियोजन देखा, गणेश्वर में जल प्रबंधन मतलब बांध, रेड़ और सुनारी में उन्नत लौह तकनीक देखी। और कला, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, शैल चित्र, कलात्मक अभिव्यक्ति भी विकसित हुई। आहड़ के काले लाल बर्तन, गणेश्वर के कपिशवाणी बर्तन, बैराट के चित्रित स्लेटी बर्तन, सब अपनी अपनी कहानी कहते हैं। आहड़ का बनासियन बुल, सुनारी की मातृदेवी, नोह की यक्ष प्रतिमा, ये सब उस समय की कला और आस्था के प्रमाण हैं। बैराट के शैलचित्र तो और भी प्राचीन कला के गवाह हैं। व्यापार और बाहरी दुनिया से संपर्क भी एक महत्वपूर्ण पहलू लगता है। निश्चित रूप से। आहड़ के ईरानी शैली के बर्तन और वो यूनानी देवता अपोलो वाली मुद्रा, गणेश्वर से हड़प्पा को तांबे का निर्यात, बैराट में मिले इंडो ग्रीक सिक्के, ये सब साबित करते हैं कि राजस्थान प्राचीन काल में भी दुनिया से कटा हुआ नहीं था, बल्कि व्यापार और विचारों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इन अवशेषों से हमें उस समय के लोगों के रोजमर्रा के जीवन, उनके खान पान, गिलूंड से मांसाहार के भी संकेत हैं, पारिवारिक संरचना जैसे आहड़ के संयुक्त परिवार और बदलती धार्मिक मान्यताओं की झलक मिलती है। अग्नि पूजा, मातृ देवी पूजा, यक्ष पूजा से लेकर बौद्ध धर्म तक काफी विविधता है। जी बिल्कुल। तो इन दस्तावेजों की रोशनी में ये साफ है कि राजस्थान का प्राचीन इतिहास सिर्फ थार के रेगिस्तान या राजपूतों की वीरता तक ही सीमित नहीं है। इसकी गहराइयों में कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट जैसी कई अनोखी और महत्वपूर्ण संस्कृतियां दबी पड़ी हैं, जिन्होंने तकनीक, कला, समाज और व्यापार के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। हाँ, और इन प्राचीन बस्तियों का अध्ययन हमें सिर्फ अतीत के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी सोचने पर मजबूर करता है। हमने देखा कि कालीबंगा जैसी विकसित सभ्यता का पतन शायद पर्यावरणीय कारणों से हुआ, जैसे नदी का सूखना या जलवायु परिवर्तन।
गणेश्वर में लोगों ने बाढ़ से बचने के लिए पत्थर के बांध बनाए। ये दिखाता है कि मानव समाज हमेशा से पर्यावरण के साथ संघर्ष और सामंजस्य करता आया है। ये सोचने वाली बात है। आज जब हम खुद जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो क्या इन हजारों साल पुरानी सभ्यताओं के अनुभव, उनके उत्थान, उनकी तकनीक, उनका पर्यावरण से रिश्ता और उनका पतन हमें कुछ सिखा सकते हैं? शायद इतिहास के इन पन्नों में भविष्य के लिए भी कुछ सबक छुपे हों। बिल्कुल, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पे इतिहासकारों, पुरातत्वविदताओं और शायद हम सभी को विचार करना चाहिए। इन प्राचीन संस्कृतियों की कहानी सिर्फ मिट्टी में दबे अवशेषों की कहानी नहीं है, बल्कि मानव समाज के लचीलेपन, उसकी रचनात्मकता और उसकी कमजोरियों की भी कहानी है। इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।